नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जहां हैवानों ने एक दलित लड़की के साथ पहले बलात्कार किया और उसके बाद उसकी जुबान काट ली। 15 दिनों के बाद इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उस निर्भया की मौत हो गई। दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल का वक्त लग गया, लेकिन पूरे देश की मांग है कि हाथरस के हैवानों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज है। कांग्रेस, सपा, बसपा ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में हाथरस पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और हम हाथरस में हुए इस घिनौने अपराध पर सरकार से भी सवाल करेंगे, पुलिस की भूमिका, विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चौदह सितंबर को उत्तर प्रदेश में हुई हैवानियत पर अब सियासी दंगल की शुरुआत हो गई है। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पहली बार एएमयू ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता के द्वारा 22 तारीख को गैंग रेप की बात बताई गई थी और तत्कालिक रूप से उसमें कार्रवाई की गई थी और इनकी इंजरी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पे कल इनको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, ये कोई ऐसा शहर नहीं था जिसको बड़े मेट्रो शहरों की तरह माना जा सके। ये एक छोटा शहर था हाथरस, जिसकी कोतवाली चंदपा थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बड़े शहर दिल्ली में निर्भया कांड होता है। हम सारे लोग एक समाज के तौर पर यह सबक लेने की बात करते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह की हैवानियत नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी समाज में कुछ ऐसे घिनौने चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जो बड़ा हो या छोटा, कोई भी जगह हो, वहां पर इस घिनौनी हरकत को करने से बाज नहीं आते। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और मेहमान इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा इतना संगीन है, जहां पर महिला की अस्मत, उसके सम्मान को तार तार करके रख दिया गया और सारी की सारी अगर लड़ाई है, सारा झगड़ा है, वो अब इस बात में उलझ कर रह गया है कि क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि समाज के तौर पर हम कितना आगे हैं या हम बहुत पीछे अब जा चुके हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय मिश्रा, रिपोर्टर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक सिंह, एमएलसी कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। कविता अशोक, महिला एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो नवीन श्रीवास्तव जी, आपका रुख करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं अपने संवाददाता के पास जाना चाहूंगा। अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या पुलिस ने किया है, क्या पुलिस का कहना है? विजय मिश्रा, अब तक इस पूरे मामले में क्या तफसील? एक बेटी तड़प कर जान दे देती है और वो भी तब जब हम अपने एक समाज के तौर पर इस बात को ऊंचाई तक उठा चुके हैं कि हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे। घटना होती है, वो अपनी जान दे देती है। अभी प्रशासन क्या कह रहा है, पुलिस क्या कह रही है, कागज पर्चे कितने भरे जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रशांत कुमार जी को सुना ही था और मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख की ये पूरी घटना थी और 13 तारीख की घटना के बाद से ही यहां पर आपको बता दें कि सबसे पहले इस पीड़िता को वहीं पास के ही अस्पताल में रखा गया था और कल इसे सफदरजंग की भेजा गया और जहां पर आज सुबह उसकी मौत हो गई। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही जिस नृशंस तरीके से, जिस बर्बरता तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, यानी शुरू में ही जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई, यानी क्रिटिकल अवस्था शुरू में ही थी और शुरू में ही मेडिकल कंडीशन को लेकर के इसमें प्रशासन अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटना ही इस बात की का सबूत है कि आपको तुरंत सबसे स्पेशल में जो आपके पास सुविधा हो वहां पर पीड़िता को तुरंत भेजा जाए। लेकिन यहां पर पहले वहीं पास के ही मेडिकल कॉलेज में रखा जाता है, वहीं पास के अस्पताल में रखा जाता है, उसके बाद फिर इसे दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। लेकिन दिल्ली के भी सरकारी अस्पताल भेजा जाता है, यानी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, जहां पे इसे शिफ्ट किया जाना चाहिए था शुरू में ही, पहले दिन से ही 13 तारीख को ही
शिफ्ट किया जाना चाहिए था, वो चीज बिल्कुल नहीं रहा। हालांकि ये जरूर है कि अभी भी जो परिवारजन है वो पुलिस के सुरक्षा में है, यानी पुलिस उन्हें इस समय सुरक्षा व्यवस्था दे रही है। परिवारजन जो है वो अभी मीडिया से पूरी बात नहीं कर पाए हैं। 10 लाख का मुआवजा दिया गया है और इस बात का आश्वासन दिया गया है कि पूरी घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा भी दिलवाएंगे। चारों आरोपी जो हैं इस समय पुलिस की कस्टडी में है और इसे तुरंत वहां पर कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आक्रोश जो है वो लगातार बना हुआ है, आसपास के गांव के लोगों में बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर सरकार की घेराबंदी कर रही हैं और तमाम तरह के ट्वीट्स, चाहे प्रियंका गांधी के हों, अखिलेश यादव के हों, मायावती के हों, सबके ट्वीट्स जो है इस पूरे मसले को लेकर के लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये कोई पहली घटना इस तरह की नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। इस तरह की और भी महिलाओं से जुड़े हुए अपराध में उत्तर प्रदेश जो है सरकार निशाने पर रही है। चाहे आप इसके पहले उन्नाव की घटना को ले लीजिए या फिर सीतापुर की घटना को ले लीजिए, यानी तमाम ऐसी घटनाएं लगातार हुई हैं जिसमें बलात्कार के बाद पीड़िता को जला दिया गया हो या फिर बलात्कार के बाद उसे मार दिया गया हो। और कई सारी घटनाओं में हालात ये रहे हैं कि वहां पीड़िता थाने में पहुंचने के बाद भी वहां पर रिपोर्ट न दर्ज किया जाना, पुलिस का के जरिए दुर्व्यवहार किया जाना, ये तमाम सारी चीजें ऐसी जरूर रही हैं। और इस घटना में भी कुछ ऐसा ही रहा कि शुरू में पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं रहा। हालांकि ये जरूर है कि इस समय पीड़िता के घर पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। वहां पर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को कि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना वहां पर ना होने पाए, किसी तरह का जो आक्रोश है वो बाहर न निकल कर आए। तो ये तमाम चीजें सरकार और प्रशासन की तरफ से सावधानी बरत रही है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से पूरी घटना हुई है उस घटना ने निर्भया को हमें एक बार फिर से याद दिला दिया है। जिस निशंक तरीके से, बर्बरता तरीके से उस पीड़िता के साथ घटना हुई है, तो जाहिर है कि यहां पर इस पूरी घटनाक्रम को ही लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शुरू में पुलिस का एक्शन क्यों नहीं उस तरह से दिखा और मेडिकल कंडीशन को लेकर के जब हालात ऐसे क्रिटिकल थे तो शुरू में अच्छे अस्पताल को रेफर क्यों नहीं किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अभी सरकार सवालों के घेरे में है। तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं और सवाल हमारे सामने भी नहीं है, तमाम मेहमानों के सामने भी है। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हाथरस की ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से इसको अतिरंजित किया जा रहा है, लगातार जिस प्रकार से विपक्ष इस पर कह रहा है कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरती गई, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। इस बात के सारे रिकॉर्ड हैं मीडिया के सामने। जिस दिन 13 तारीख को घटना हुई, पीड़िता की मां ने और भाई ने जो बयान दिया, उन्होंने बताया कि दो परिवारों के बीच हमारे रंजिश थी, बहुत साल पहले उसमें एक हत्या भी हुई थी और उस दिन मां और बेटी घास छीलने के लिए गए थे। वहां पर मौका पाकर संदीप नाम के एक नवयुवक ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसकी हत्या करने की कोशिश की। तो मां के और भाई के उसके लिखित तहरीर पर जो उन्होंने बयान दिया था, संदीप के खिलाफ 307 का मुकदमा लिखा गया, उसकी गिरफ्तारी की गई। बच्ची की स्थिति यह नहीं थी कि वह कुछ बयान दे सके। 6-7 दिन बाद जब उसकी स्थिति थोड़ी सुधार हुई तो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, वहां के सर्किल अफसर सीओ, उन्होंने जब पीड़िता से बातचीत की और उस बातचीत में यह बात निकल के आई कि नहीं, उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई है और ये 3 और अभियुक्त उसमें शामिल थे। पुलिस ने तत्काल 376D की धारा भी उसमें बढ़ाई और उन तीनों अभियुक्तों की भी हमने गिरफ्तारी की। तो यह कहना कि पुलिस ने लापरवाही बरती, पुलिस ने ऐसे किया, यह उचित नहीं है। घटना दुखद है, घटना दर्दनाक है। अब आगे की जो कार्रवाई है, हमारी कोशिश यह है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे करके उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल किया जाए और उनको शीघ्र जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नवीन श्रीवास्तव जी, योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं वर्दी के खौफ की, कानून के खौफ की। क्या ये वर्दी का खौफ भी नहीं इन दरिंदों को रोक पाता? अगर ये घटना, अगर ये रंजिश बहुत पहले से चल रही थी, क्या हाथरस या आसपास के जिलों की उस खाकी वर्दी का इतना भी खौफ नहीं था कि दरिंदगी को इस हद तक ले जाएं कि वो बेटी अपनी बात तक बयान नहीं कर पाए और आज वो अपनी जीवन लीला उसकी समाप्त हो चुकी है? ये किस तरह का उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं जहां पर अतिरंजित करने की बात तो आप कहते हैं, लेकिन पुलिस की खाकी का खौफ भी अब नहीं रह गया है। बिकरू कांड ज्यादा दिन नहीं हुए, उन्नाव उससे पहले हुआ था। एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं और आप कब तक ढोल पीटते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? पीट रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या नहीं,
ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी जिनके तूती गाजीपुर से गाजियाबाद तक 15 वर्षों तक गूंजती थी, आज उनको जेलों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। मुकीम काला ऐसा अपराधी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिसके आतंक से सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, आज वो जान की भीख मांग रहे हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो अभी उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उसमें तत्काल पुलिस ने प्रभावशाली कार्रवाई की है और जहां कार्रवाई करने में पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती गई है या लापरवाही बरती गई है, तो डीआईजी स्तर तक के अधिकारियों को हमने निलंबित किया, उनके खिलाफ जांच भी कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और अधिकारी पुलिस के जेल भी भेजे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमारी कार्रवाई से खौफ नहीं है। नवीन जी, मामला आपकी सरकार में हुआ है तो कहीं बहुत जो ओनस है वो तो आपके ऊपर आता ही आता है। उन्नाव की लड़की की क्या हालत हुई थी और उसमें किस तरह से बीजेपी की एक विधायक की संलिप्तता दिखी थी, उसके बाद लगा था कि कहीं बहुत कड़े कदम उठाए जाएंगे, महिलाओं के खिलाफ कम से कम समाज में संदेश जाएगा कि कोई इस तरह की हरकत ना करे। मैं सवाल आपसे आगे भी पूछूंगा, लेकिन अभी हमारे संवाददाता हाथरस से पीएन शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। पीएन, इस वक्त क्या चल रहा है हाथरस में? हाथरस में घर के आसपास उस बेटी के घर के आसपास जिसने अपनी जान दे दी दरिंदों के हाथों में आकर, क्या कुछ हो रहा है? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? समाज में कितना इस वक्त गुस्सा है? बता दें आपको, जो हाथरस की स्थिति है इस समय, जो घर कह सकते हैं उसका एक छावनी में तब्दील हो गया है। नेताओं को तो रोक दिया गया है, लेकिन अधिकारियों की यहाँ एक मौजा लगा हुआ है। आईजी हो, कमिश्नर हो, डीआईजी हो, कमिश्नर है, डीएम है, एसपी है, एसएसपी, सभी लगभग यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम थाना चंदपा पर खड़े हुए हैं। यहाँ चंदपा के पास में ही कोई आधा किलोमीटर पर गाँव है जिसमें ये दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। और जब 14 तारीख का पूरा मामला था, उसके बाद में जो सफदरजंग दिल्ली में उसकी मौत हुई है, उसके बाद जो एक पूरा माहौल हाहाकार में बदला है और पूरा फोर्स जो है अच्छा खासा बल तैनात कर दिया गया है। अच्छी खासी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बहुत बेहतर कि पुलिस को कम से कम अब तो याद आई कि कहां पर पुलिस फोर्स तैनात करनी है। नवीन श्रीवास्तव जी जो बीजेपी से हैं वो कह रहे हैं कि रंजिश बहुत पुरानी थी, पुलिस को अब उसके जाने के बाद फोर्स तैनात करने की बात याद आई है। बहुत बेहतर, कम से कम राजनीतिक जो लोग आ रहे हैं उनको रोकने के लिए पुलिस कामयाब हो। दीपक सिंह साहब एमएलसी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सिंह जी, नवीन श्रीवास्तव जी का कहना है अतिरंजित करके तमाम चीजें पेश की गई हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, हालांकि कई मामले तमाचा जड़ते जरूर हैं उस कानून के राज के ऊपर, लेकिन यहां पर यह है कि कानून और खाकी अपना काम कर रही हैं। आपको किस तरह का काम दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून का राज है। उत्तर प्रदेश की सरकार रखवाली होती है, वो ऐसी घटना को फेक न्यूज बताती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कानून का राज है कि हमारे देश की लोकसभा में जो रिपोर्ट देती है, कहती है जब देश में लॉकडाउन था तब भी उत्तर प्रदेश में महिला दुराचार और अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा हुए। यूपी में जिस तरह से पीड़िता की हाथरस में रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसकी जुबान न निकल सके, उसकी जीभ काटी गई है, इस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है। सरकार से सवाल पूछने वालों की जीभ काटी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो नक्सलियों की तरह काम कर रही है। जहां पर एक्शन में दिखती है वो इनके अपने व्यक्तिगत विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उन पे तो कार्रवाई करती दिखती है। जहां उत्तर प्रदेश को न्याय मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए, वहां पर सरकार राजनीति करती है, जिसका नतीजा है कहीं एसपी किसी व्यापारी काउंटर करा देता है। इसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश की पुलिस का खौफ कि उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर खुद कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिले और थाने भेजे जाते हैं, जिसका परिणाम है 8 दिन बाद पीड़िता की एफआईआर दर्ज होती है। समय पर इलाज नहीं हो पाता। अगर समय पर इलाज होता, कल उसे अगर न भेजने पहले इलाज से भेजा गया होता, शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराधियों के, यूं कहें बेखौफ अपराधियों के, जिनके मन में नवीन श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं आप, ये राजनीतिक विरोध नहीं है। 14 तारीख की घटना है, 22 तारीख को बयान दर्ज होता है। इतने दिनों में उस बच्ची की जान बच सकती थी, बेहतर इलाज के लिए उसे पहले ही भेजा जा सकता था। वो ऐसे वक्त पर जाती है जब वो क्रिटिकल हो जाती है।
जिस दिन घटना हुई उसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए हाथरस के नजदीक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट किया गया और उसमें उसकी स्थिति में सुधार भी हुआ। जब उसकी स्थिति में सुधार हुआ तभी वो बयान देने योग्य हुई और 6-7 दिन बाद उसने जो बयान दिया और उस 6-7 दिन बाद जब देने की स्थिति हुई बयान दिया, उसको लेके ही जो विपक्ष अश्वत्थामा मारा गया नरो व कुंजरो कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि 6 दिन 7 दिन बाद FIR लिखी गई। यह हकीकत यही है, 6-7 दिन बाद जब अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसकी स्थिति बेहतर हुई तब उसने बताया जिन चीजों को, उसके हिसाब से सब जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें धाराएं बढ़ाई गई और जिन अन्य लोगों का नाम बताया था उनकी गिरफ्तारी भी की गई। रही बात जब उसकी स्थिति फिर खराब होने लगी तब हमको उसको अरे शांत होकर सुनिए जरा, दीपक सिंह जी सुनिए जरा, सुनने की आदत डालिए, सत्ता से दूर होकर इस प्रकार से आप लोग बेचैन मत होइए। आपके और आपकी नेता काम करती क्या है? सुबह के खाली ट्वीट कर देना, घटनाओं को निरंजित करके प्रस्तुत करना, यही आप लोग का काम रह गया। खाली किसी भी घटना को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश करना चाहिए। हमारी भी संवेदना, हम भी काम कर रहे हैं और हम आपसे ज्यादा गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से किसी घटना को हम अतिरंजित करके दावा नहीं कर रहे हैं। क्षमा मांगिए उसके लिए। अरे संवेदक नहीं है तो क्या है? आपकी तरफ से फर्जीवाड़ी नहीं है कि जो आपने कोरोना काल में किया, प्रवासियों को ले आने के लिए बस की जगह पे स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, नवीन श्रीवास्तव जी, नवीन श्रीवास्तव जी, किसी गंभीर विषय पर चर्चा नवीन श्रीवास्तव जी, मुद्दे से ना भटके, बेहतर होगा। बात यहाँ पर सिर्फ ये है, अगर आपने ये बात कही है तो दीपक सिंह जी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, केवल ट्वीट करके ही मुद्दों को उठाया नहीं जा सकता। जी, दीपक सिंह जी सुने, मैं 1 मिनट, तो दीपक सिंह जी अगर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। बोलिए। जिस तरह से ये आरोप लगा रहा है उसका जवाब सुनना पड़ेगा। नवीन श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कीजिए। दीपक सिंह जी, आप पर भी सवाल आता है कि केवल ट्वीट करके मुद्दों को उठाना कहां तक उचित है। पहले नवीन श्रीवास्तव जी अपनी बात रखिए। मैं देखिए ये कह रहा हूं कि इस बात पर यह कहना लगातार जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने इतने दिन बाद कार्रवाई की या बिटिया को है दिल्ली बाद में क्यों भेजा गया, जो तत्काल में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती किया, वहां उसकी स्थिति में सुधार भी हुआ। बाद में जब परिस्थितियां थोड़ी खराब होने लगी तब उसको सरकार ने दिल्ली भेजा इलाज के लिए। तो यह 2 चीजें जो आपका आरोप लग रहा है कि आप पहले ऐसा करते या दूसरा पुलिस ने देर से FIR दर्ज की, या दोनों बातें नितांत गलत है, मिथ्या है। अतिरंजित करके इसको विपक्ष इस पर राजनीति करना चाहता है। हमारी मंशा चलिए अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके खिलाफ कानून संबंध जो भी गंभीर से गंभीर धारा है उनका लगा रहे हैं हम साक्ष्य इकट्ठा करके। हमारी कोशिश है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट लगा के उनको हम शीघ्र से शीघ्र दंडित करें। हम भी देखना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कितनी जल्दी करवाती है और कितनी जल्दी इस मुद्दे को अपनी तरफ प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश करती है कि इन्हें फांसी की सजा हो। लेकिन हमारे साथ कविता अशोक जी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक नहीं है, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। कविता जी, निर्भया का मामला गए हुए ज्यादा दिन नहीं बीता है, 7 साल का वक्त लग गया। उसकी मां को चप्पलें घिसनी पड़ गई, कोर्ट के धक्के खाने पड़ गए, लगातार आती रही, लगातार तमाम प्रक्रियाएं चलती रही, लेकिन उसने भी कोर्ट की प्रक्रियाओं का पालन किया। अब ये वाला मुद्दा यहां पर आता है जहां एक बेटी की हालत करीब करीब निर्भया जैसी है, कोई फर्क नहीं है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, घिनौना कृत्य हुआ है, उसकी जीभ तक कटी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या यहां पर समाज के अंदर खाकी का खौफ खत्म हो चुका है जहां पर यह घटना हुई? देखिए, मैंने सबकी बात सुनी और मुझे ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि निर्भया का केस भी मैंने अच्छी तरह से फॉलो किया था, उसमें इन्वॉल्व थे। और अब ये जो केस आया, देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है इस देश में। मतलब माँ बेटियों का यहाँ क्या इज्जत है, क्या सुरक्षा है। विमेन एक्टिविस्ट होने के नाते छोड़िए, मैं एक माँ होने के नाते, एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी होने के नाते खुद भी कांपती हूँ, सोच रही हूँ कि किस बर्बरता से लोग लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। इसमें स्टेट की कोई बात नहीं है, ये घटना कहीं भी हो सकती है, चाहे वो केरला हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो। मगर जिस बर्बरता से हो रही है, और जैसे आपने कहा, लगता है कि पुलिस से भी लोग अब डर नहीं रहे, ना कानून से डर रहे हैं, ना फांसी से डर रहे हैं। आपने भी निर्भया को मेंशन किया था, देखिए उसमें तो फांसी भी हुई थी, तो भी लोगों में जरा भी रोक नहीं है। इसका मतलब समाज की हमारी सोच जो है वो
किस हद तक गिर गई है कि लोगों को अपनी जान की परवाह भी नहीं है, डरते नहीं है कानून से, ना पुलिस से, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना नेशनल कमीशन ऑफ विमेन से। बिल्कुल निर्भय हो गए हैं लोग, और इतने ज्यादा मतलब जो कहते हैं ना कि बर्बरता आ गई है समाज में। बहुत दुख होता है देख करके कि विमेन एक्टिविस्ट भी, आप बताइए कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं पर कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये तो पुलिस का काम है, ये तो गवर्नमेंट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट की होती है, उसका काम है कि पुलिस सुरक्षा बाद में क्यों दे रहे हैं आप परिवार को? पहले ही स्टेट में इतनी सिक्योरिटी रखिए कि कोई भी किसी लड़की को हाथ ना लगा सके। मैं कह रही हूँ बाद में सिक्योरिटी आप क्यों दे रहे हैं? आप पहले स्टेट को इतना सेफ करें जी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कुछ ऐसा असर होना चाहिए कि महिला को इस तरीके से, महिला के साथ व्यवहार करने वालों को खौफ रहे। और सवाल इसलिए भी बड़ा खड़ा होता है क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही निर्भया के हत्यारों को फांसी दी गई, यानी अब इतनी कड़ी सजा का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए